Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn poem number 7 from your grade 12 Hindi reader book of Tamil Nadu State Book. So let's see what is the name of the poem and who is the poet of this particular poem. So पद्य का नाम है परिचय और इसकी रचयिता हैं और लेखिका हैं श्रीमती महादेवी वर्मा. So Mrs. Mahadevi Burma was born on Farrukhabad of UP. उन्होंने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1907 को इनका जन्म हुआ और the basic education she started in her own house. एक पंडित मौलवी, one drawing teacher, one music teacher, so all together individually they have to come to their home and they used to teach Mrs. Burma. छायावाद और रहस्यवाद के श्रेष्ठतम कवियों में ये एक महान कवयित्री के रूप में माने जाते हैं. महादेवी वर्मा ने बहुत कुछ लिखा है, उनमें से कुछ इस तरह के हैं. काव्य संग्रह मतलब गीत के रूप में या संगीत के रूप में, और कविता के जो आपका किताब है वो लिखा है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, वंग दर्शन, सप्तपर्ण, हिमालय. और रेखा चित्र में उन्होंने लिखा अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति के रेखाएं, पथ के साथी, साहित्यकार की आत्मा. So these are all her important writings during her whole lifetime. So particularly Parichay, here this poem, inside this poem poet Mahadevi Verma had given her self-introduction or her biography about her own life. So जो भी emotions, whatever the emotions are there in her life and whatever the feelings, whatever the experiences, whatever the struggles, all these things are narrated inside this particular poem. एक शब्द में आप बताना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कि परिचय एक ऐसा कविता है जिसके अंदर उसकी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा ने अपनी जीवन गाथा का परिपूर्ण वर्णन किया है. So, कविता कुछ इस प्रकार का है. चलते हैं कविता की ओर. What is written inside this poet? बिन भी हूँ मैं तुम्हारी, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति की जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, नयन में जिसके जल्द वह तृषित चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, सुल को उर में छिपाए बिकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ, आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, नास भी हूँ अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झंकार की गीत भी, पात्र भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी,
अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। सो यहाँ पर इस कविता में कुछ कठिन शब्द, टफ वर्ड्स आर देयर। बीन, बीन का मतलब होता है बीणा, बीणा इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उर, उर का मतलब है हृदय, छाती, चेस्ट। पुलक, पुलक मीन्स रोमांच, एक्साइटमेंट। कुल, कुल मीन्स नदी का किनारा, रिवर बैंक। पावड़े, किसी के सम्मानार्थ मार्ग में बिछाए गए कपड़े। सो यूजुअली whenever any occasion or like any grand festival or any chief guest will come to any function or any marriage function, so what we have to do, we will spread one red carpet over the on the way for uh, उनके स्वागत में, टू वेलकम दैट पर्टिकुलर गेस्ट, वी हैव टू डू दैट। सो उसी जो लाल चादर हम बिछाते हैं, उसी को हम कहते हैं पावड़े। प्रस्तर का मतलब हुआ पत्थर, पत्थर यानी स्टोन। दामिनी का मतलब हुआ बिजली, जब बारिश होती है, जो आकाश में लाइटनिंग वगैरह होता है, थंडरस्टॉर्म आता है, उसे हम कहते हैं बिजली। सो ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे। तो आइए देखते हैं क्या है इसका सारांश। सो परिचय कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा। जैसे मैंने आपको कहा कि महादेवी वर्मा अपने पूरी लाइफ हिस्ट्री यहाँ पे बताते हैं। शी इज गोइंग टू टेल about all her life story, about herself, introduction about herself, all the experience, all the emotion, all the feelings, and what are the things he faced during her lifetime. She faced during her lifetime. Everything she narrated here. So कवयित्री अपने पति से कहते हैं. So here the poet is a married lady and she is speaking to her husband. What she is speaking? कि मैं बीना हूँ और उससे निकलने वाली रागिनी भी हूँ। बीना मीन्स usually goddess Saraswati, she used to hold that musical instrument that is known as बीना. So उस musical instrument में क्या होता है? चार धागे होते हैं. There are 4 strings. So if you touch each and every string, that string will be create the basic सुर, like सा रे गा मा पा, 7 सुर होते हैं जो संगीत के, उससे राग निकलता है। So वो कहती हैं अपने पति से कि मैं बीना हूँ। मैं, वो खुद यानी कवयित्री महादेवी वर्मा खुद एक वीणा है और वीणा से जो सुर, जो संगीत के सुर निकलते हैं, उसकी रागिनी भी वो है। मेरे रग रग में नींद थी, that means she slept. At that time she was in a deep sleep and her body was just she was in a statue position, अचल था, जिसमें कोई हलचल ना होता था। सो वो सो रही थी, उनकी शरीर में कोई हलचल ना था, वो अचल थी। फिर भी दुनिया के प्रथम स्पंदन के साथ भी मैं भी जाग उठी। सो व्हेनेवर अर्ली मॉर्निंग, दुनिया के प्रथम स्पंदन, यहाँ पे कवि का भाव देखिए। How the words are magically used, words are used in this poem. दुनिया के प्रथम स्पंदन के साथ. So first heartbeat of the world. Every day sun rises, we also woke up. Similarly, दुनिया के प्रथम स्पंदन के साथ ये भी जग उठती हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले लाइन में बोला था कि वो सो रही थी, उनकी शरीर अचल थी और दुनिया में जब हलचल हुई, तो दुनिया में जब धड़कन हुआ तो उसके साथ भी वो जग उठी। प्रलय के समय तुम्हारे पद चिन्ह में मेरा जीवन था। सो व्हेनेवर डिस्ट्रक्शन कम एट दैट टाइम आल्सो, तुम्हारे पद चिन्ह मतलब फुट मार्क्स ऑफ हर हस्बैंड. Her life was there on the footmarks of her husband, because she is in a deep, she is having deep affection, deep attachment to her husband. So जब
प्रलय आती है तो उनकी जीवन में जब प्रलय भी आती है उन तभी भी वो क्या कहती हैं कि आपके पद चिन्ह में मेरा जीवन था, तुम्हारे पैरों के मार्क्स को देखकर वहां पर मुझे लगता था कि हाँ मेरा जीवन उसी में है, वही मेरा पता भी था, बिकॉज शी इज फॉलोइंग हर हस्बैंड। मैं एक सांप के समान थी, तुम्हारी साथ मिला तो मैं वरदान बन गई। सो शी इज कंसिडरिंग herself as a very bad luck. He was not blessed, but after getting married to that particular person, he feels like it is a great blessing to herself from God. So पहले एक सांप थी, एक श्रापित थी, लेकिन जब उनकी शादी हुई, उनका विवाह हुआ, उनके पति के साथ मिलने से वो क्या होती है, एक वरदान बन जाती है। फिर दूसरी लाइन में वो क्या कहती है, आई एम अ रिवर, आई एम ऑल्सो रिवर बैंक। सो सी हियर एवरी लाइन देयर आर टू थॉट्स इज कमिंग ओवर फ्रॉम लाइन। यहाँ पे कहती है मैं नदी भी हूँ, नदी का किनारा भी हूँ, आई एम अ रिवर, आई एम ऑल्सो है रिवर बैंक। ओके, क्या कहती है कि मैं नदी हूँ, नदी के समान बहती जा रही हूँ और नदी का किनारा भी हूँ। पहले बोलती है कि मैं श्रापित हूँ, वरदान भी हूँ। सो टू थिंग्स, टू ऑपोजिट थिंग्स। श्रापित होना मतलब जिससे कोई ब्लेसिंग ना मिलता है, वरदान मतलब हु आर ब्लेस्ड। सो two things at a time she is thinking। एक दो तरह का भावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कवयित्री के लेख में। मैं मेघ की राह देखने वाले चातक के समान हूँ। चातक का मतलब क्या होता है, मोरनी होता है। सो मोर और मोरनी क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज peacock and peahen, they always wait for rain. So whenever over the sky the black clouds comes, the peahen spreads his feathers and started to dance. So मोरनी और मोर जैसे चातक की तरह ऊपर आंख गाड़ के रहते हैं कि कब बारिश होगी, काले बादल को देखकर। चातक की तरह मतलब जो पूरे निष्ठा से हाँ ये होगा, it will come, and with expectation, great expectations. Here also the poet is narrating that I am just like a peahen who is going to desperately waiting for the cloud to rain. मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। सो नेक्स्ट लाइन व्हाट शी इज टेलिंग, दैट शी इज वेटिंग for what, for her husband, that her husband will return. पतंग दीप में गिरकर मर जाता है, मैं वही निष्ठुर दीपक हूँ। पतंग दीप में गिरकर मर जाता है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। सो whenever we put the lamp, suppose they will come inside na, so oil is very hot, if the tiny insects will fall on that oil, they will die. Similarly the poet is telling that जैसे पतंग, जैसे कीड़े मकोड़े दीप में बिककर मर जाते हैं, मैं वही निष्ठुर दीपक हूँ। आई एम दैट क्रूएल हार्टलेस लैम्प, दिया हूँ मैं। बुलबुल कांटों को पसंद करता है। बुलबुल एक पक्षी है जो कि कांटों, स्पाइक्स होते हैं, सो पिंस, हु इज लव मोस्ट टू स्पाइक्स और पिंस। इससे क्या होता है, उसके शरीर में चोट लग जाती है, मगर वह चिड़िया चोट को मन में छिपा कर बिकल रहती है। सो whenever that particular bird sits on a branch of any particular tree, what happened, maybe from that tree spikes or pins will become like that. So though it will be hurted her, and but she is having that capacity to bear that pain. Here also the poet is though she is facing so many problems, so many obstacles, barriers, so many pains in her life, still she compares herself as a bulbul, as a nightingale, that who is having that capacity to bear all the pain and to laugh, जो अपने सारे दुखों को, अपने सारे चोट को मन में छिपाकर खुश रहती है।
मैं भी ऐसा ही एक बुलबुल हूँ। छाया और शरीर एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन मैं शरीर को छोड़कर अलग हुई छाया हूँ। See this line. This is a very thoughtful line. Our body is there. Body is having one shadow and you can't detach body and shadow from each other. शरीर है तो छाया है, शरीर और छाया दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, उन्हें अलग करना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे दूसरे लाइन पे कवयित्री ने बोला है कि मैं वह शरीर हूँ जो कि अपने छाया से अलग रहता है। She is defining that I am that body who is separated from her shadow. हिमजल आग में गिरकर भाप हो जाता है, मैं वही आग हूँ, मैं शून्य हूँ। हिमजल मीन्स जो ठंडा पानी होता है, chilled water. So see, chilled water drop, very chilled water drop also, if it is going to fall on a fire, immediately it going to be vapor. Yes or no? So similarly, अब यहाँ पे कवयित्री बोलते हैं, महादेवी वर्मा बोलती हैं कि मैं हिमजल हूँ, मैं ठंडी पानी के समान हूँ, एक बूंद ठंडे पानी के समान हूँ जो कि पानी में आग में गिरकर भाप हो जाता है, और वो जो आग होता है वो मैं हूँ। मैं मतलब वो महादेवी वर्मा है, खुद को वो बोलती है मैं शून्य हूँ, आई एम नथिंग, आई एम जीरो। सी इज टेलिंग मैं पत्थर का पुलक हूँ, जो पत्थर होता है, जो स्टोन होता है, उसमें एक रोमांच हूँ मैं आधार के अंदर बसा प्रतिबिंब हूँ। कोई जब आईना आप देखते हो, मिरर, you are going to see yourself, it is a proper reflection, showing the reflection of your face. So वो जो आधार है, उस आधार के अंदर में जो प्रतिबिंब बसा हुआ है, वो आधार के यहाँ पर कवि बोलती हैं कि वो प्रतिबिंब में हूँ, मैं स्वयं बादल हूँ और बिजली हूँ। Here also again two types of thought coming of this particular poet. I'm rain. Sorry, I'm cloud. Badal means cloud. I'm a cloud. I'm also the lightning or thunderstorm what is coming from due to that cloud. So both of the things I am. मैं बादल भी हूँ और बादल में चमकने वाली बिजली भी हूँ। नाश और विनाश दोनों ही हूँ। नाश और विकास, तो डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन, बोथ आई एम। हु इज टेलिंग? महादेवी वर्मा इज टेलिंग। नाश मीन्स डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय। विकास का मतलब हुआ डेवलपमेंट। सो टू थिंग्स व्हिच आर वेरी ऑपोजिट टू ईच अदर। इन ईच एंड एवरी लाइन शी इज नरेटिंग ऑपोजिट थिंग्स। तो ये जो ऑपोजिट थिंग्स आते हैं, डिस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, they are both each south pole north pole like these things, thoughts. तो यहाँ से पता चलता है कि कभी एक ऐसे मानसिक स्थिति में है, she is in a such a mental situation, she is not able to decide what she is exactly. Sometimes she is telling that I am this, and again in the next line she is telling no, I am the just opposite of that. मैं नाश भी हूँ, मैं विनाश भी हूँ। आई एम डिस्ट्रक्शन, आई एम डेवलपमेंट। मुझ में त्याग और इच्छा दोनों ही है। सी इज हैविंग द नेचर ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग का मतलब हुआ सैक्रिफाइस, एंड सी इज हैविंग द डिजायरनेस ऑल्सो, उन्हें कुछ चाहिए भी और कुछ छोड़ने की भावना भी उनमें है। मैं तार का आघात भी हूँ, उसका झंकार भी हूँ। सो whenever we are playing being a musical instrument, due to that string, if we are not going to play properly, we might be hurted, our fingers might be hurted. वो बोलती है कि उस तार से, उस स्ट्रिंग से आघात, जो चोट पहुंचेगा, वो चोट भी मैं हूँ, उसे बजाने से जो म्यूजिक निकलता है, जो झंकार निकलता है, वो झंकार भी मैं हूँ। मैं मधुपात्र हूँ, मधु हूँ। आई एम द हनी पॉट, आई एम ऑल्सो ए हनी। आई एम एन विस्मृति भी हूँ, मैं होंठ भी हूँ और मुस्कान भी हूँ। I am also a lips and I am the smile which is coming through these lips. So each and every line here the poet narrated beautifully, and the same time two opposite feelings of her, uh, which is coming inside her mind and heart.
So I hope children you understood the summary of this particular poem. Now come to the question answers. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. परिचय कविता में कवयित्री किसका परिचय देती है? खुद का परिचय. स्वयं means खुद का. About herself only she is going to give narrate, no, introducing herself here. So परिचय कविता में कवयित्री स्वयं अपना परिचय देती है. अद्वैत की भावना समझाइए. अद्वैत की भावना में होता क्या है? नदी बहती है, उसमें बुदबुदा पैदा होता है. So whenever the river is flowing and that river water also some bubbles also coming. देखने में दोनों अलग मालूम होते, मगर जब बुदबुदा टूट जाता है फिर पानी बनकर पानी में ही मिल जाता है. इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग जान पड़ते हैं, मगर वास्तव में दोनों एक है. आत्मा और परमात्मा को एक समान ही अद्वैत की भावना है. So river is flowing. Whenever river is flowing, inside that river water also sometime water bubble created. But see, water bubble has having a very short period of time. It will be situated for short period of time. After some time it will be melt with the same water. Whenever it breaks down it will be melted with water. You can't identify which one is water bubble, which one is water. Definitely this water bubble is a part of this river water. So both are same. But whenever water bubble created, at that time it looks like both are different. जब पानी में बुदबुदा होता है, नदी के पानी में, तो हमें लगता है कि बुदबुदा अलग है, पानी अलग है, नदी अलग है. लेकिन नदी क्या, पानी, नदी और ये बुदबुदे ये सब समान है. उसी तरह से आत्मा और परमात्मा. परमात्मा मीन्स सुप्रीम फादर. So we are breathing, we are alive. एक दिन हम लोग भी मर जाते हैं, but the soul, which soul का कभी भी destruction नहीं होता है. Soul is always be there. Soul is always a part of supreme soul, supreme father. So आत्मा और परमात्मा दोनों ही अलग नहीं होते हैं. लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है. लेकिन परमात्मा का एक ही अंश आत्मा होता है. सो ये आत्मा और परमात्मा की एक मानना ही अद्वैत भावना कहलाती है. अखंड सुहागिनी. अखंड सुहागिनी मतलब जो हमेशा सुहागन रहता है, whose husband is going to alive forever. कवयित्री अपने प्रिय पति से दूर रहती हैं, फिर भी उनके दिल में हमेशा पति की याद बनी रहती है. इसलिए वे ऐसा महसूस करती हैं कि वे पति के साथ हैं, उनसे कभी अलग हुई ही नहीं. उनकी यही भावना अखंड सुहागिनी का अर्थ है. So here the poet is staying, both husband and wife are not together at one place. They are detached from each other. Husband is staying somewhere and this poet is staying somewhere. Still, in the inner heart, this poet is having a lot of love and affection towards towards her husband. That's why what she is feeling? She is feeling, just imagining that she is always staying with her husband. And she never separated from her husband. So due to this feeling, what she is thinking, वो समझते हैं कि वो अखंड सुहागनी है. कवयित्री के प्रियतम उनसे कैसे अभिन्न है? उसी प्रकार कवयित्री के प्रियतम उनसे अभिन्न है जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न है. क्योंकि here in husband and wife relation, what this poet is thinking, she is the part of her husband. अगर लाइफ एक चीज हुआ, जीवन एक चीज हुआ और उस जीवन में उनके पति उनके साथ है, तो वो पति से कैसे तो अपने पति को अपना जीवन मानती हैं. तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी जीवन उनकी पति हैं, तो वो अपने जीवन से अलग नहीं है, वो अभिन्न है. दोनों एक हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं. संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए. रोमन लेटर 3. So these 2 marks questions are very important children. Just read it properly.
आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के, पुलक हूँ वो हो जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार है उर में। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखने को मिले तो आपको संदर्भ पहले लिखना होगा। संदर्भ में आपको लिखना क्या है कि particular the stanza of the poem had taken from which poem, and who is the writer of this poem, and what is the gist of the summary. In one line you have to define. Then व्याख्या में होता है, explanation में आपको elaborate करके लिखना होता है। ये परिचय नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा है और यहाँ पर कवयित्री अपने पति से दूर रहती है। इस दुख को तो वो जो अलग रहती हैं अपने पति से, वजह कोई भी हो, whatever the reason may be, उसी से क्या होता है, उन्हें दुख होता है और इस दुख जो उनके मन में होता है उसी भावना को वो गीत गाकर माने कविता लिखकर अपना मन हल्का कर लेती हैं। She is feeling very relaxed after writing this poem. So this is the gist of this particular stanza. यहाँ पर कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि I'm a fire, मैं आग हूँ, मगर वो आग मामूली आग नहीं है जो ताप फैला करती है। मैं वो आग हूँ जिससे ओस की बूंद टपकती है, मैं शून्य हूँ। ओस मतलब होता है क्या, एक काकर का बिंदु होता है। सुबह जो प्री विंटर सीजन्स होता है या विंटर में मॉर्निंग टाइम, यू माइट नोटिस दिस above the grass or small plants, वो उसके बिंदुएं आती हैं, पानी छोटा छोटा drops of water will be there. वो बोलती है कि मैं वो हूँ, मैं वही बूंदे हूँ और मैं शून्य भी हूँ, फिर भी मेरे स्वागत में समय का पावड़ा बिछा हुआ है। बट स्टिल to welcome herself, time has spread the red carpet. मैं पत्थर में होने वाला पुलक हूँ। पत्थर means stone. There is no excitement. That is पत्थर में कोई रोमांच नहीं होता है, कोई पुलक नहीं होता है, because stone is a non-living thing. Still she is telling that I am that excitement, I am that jolliness or that inside the stone. मैं आधार के ऊर में होने वाला प्रतिबिंब हूँ, मैं reflection, कभी एक प्रकार की विपरीत परिस्थिति में हूँ। So as I told you that here the poet is not in a stable mind. कभी वो positively things को लेते हैं, कभी negative में लेते हैं, कभी उनकी लिखने की तरीका अनुकूल दिशा में जाती है, कभी विपरीत परिस्थिति में जाती है, इसलिए वो दोनों ही ऑपोजिट थिंग्स को यूज करती हैं अपने गायकी में, अपनी कविता में। जो चीज जिसमें संभव नहीं है, which is impossible, but she is writing as a possible things inside her poem, and she is imagining that also this is going to be possible. जो संभव नहीं है, असंभव है, वो संभव के बीच वो उसे संभव हो सकता है ऐसे मानकर वो चलती हैं। उनके दिल का दुख उनको आग की तरह जलाता है, फिर भी वो ओस की बिंदु की तरह आंसू उगलती है। ये रियल चीज है, जब हम दुख में होते हैं, किससे बिछड़ के रहते हैं, तो हमें दुख होता है, दुख के कारण हमें आंसू भी आते हैं, और कभी कभी sometimes we are fully blank, our heart and mind fully blank, we are not able to think properly. उनका दिल भावों से शून्य है, there is no emotion inside her heart. Sometimes she is feeling like a zero, or she is feeling like a blank herself. पति के बिना उनका जीवन शून्य है, फिर भी मौत उनके स्वागत में खड़ी है। उनका जीवन पत्थर के समान कठोर है, फिर भी कविताएं लिखकर अपने को स्वयं पुलकित करते हैं। कवयित्री अपने पति का प्रतिबिंब समझती हैं, वे विश्वास करती हैं कि वे अपने पति के हृदय में रहती हैं, इसलिए अपने को आधार के ऊर में रहने वाले प्रतिबिंब कहते हैं। So here actually
द लाइफ ऑफ दिस पोएट इज वेरी पेनफुल। उनकी जीवन बहुत कठिनमय है, बहुत दुखमय है। वो बोलती हैं कि अपने पति के बिना उनका जीवन बिल्कुल खाली है, फिर भी वो अपनी मौत के इंतज़ार में है। और उनका जो सारा ऑब्स्टेकल, जो भी दुख कष्ट उनके जीवन में आए, उससे क्या हुआ कि वो एक तरह की कठोर बन गई, जो कि हर सिचुएशन को फेस कर सकती हैं। फिर भी कभी-कभी उनकी मन की अवस्था बहुत खराब हो जाती है, तो क्या करते हैं वो कविताएं लिखकर अपनी मन को रोमांचित और पुलकित करती हैं, फ्रेश करती हैं। और वो हमेशा ये सोचती हैं कि वो अपने पति के हृदय में रहने वाली रानी है। और उस हृदय में रहकर वो कहती हैं कि मैं अपने पति, अगर उनके पति का हृदय एक आधार हुआ, एक चीज हुआ, उसमें जो प्रतिबिंब, जैसे मैंने आपको बोला कि हम मिरर्स देखते हैं, तो मिरर एक आधार हुआ, एक बेस हुआ जिसमें हम अपना चेहरा दिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कवयित्री कहती हैं उनकी पति की हृदय उनके लिए आधार है, जिसके अंदर वो रहती हैं। क्योंकि जब वो अपने पति के हृदय में झांक कर देखती है, वो अपने आप को पाती है। तो वहाँ यहाँ पर कवयित्री ने अपने पति के हृदय को दर्पण के समान, आईने के समान कल्पना की है। और आईने में जब हम अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही वे अपना चेहरा उनके पति के हृदय समान आईने में देख पा रही हैं। इसलिए वो कहती हैं कि वो अपने पति के उर में रहने वाले प्रतिबिंब हैं। सही उत्तर चुनकर खाली जगह पूरा कीजिए। दिस इज रोमन लेटर 4। कवयित्री कठिन पत्थर के पला डैश है, दुख आनंद। आनंद, आनंद इज योर आंसर। कवयित्री का पता प्रलय में डैश है, पद चिन्ह। कवयित्री सूल को रूर में छिपाए डैश है, चातक बुलबुल। बुलबुल इज द आंसर। कवयित्री बीना है और उसकी डैश भी है, तार रागिनी। रागिनी, रागिनी। कवयित्री स्मित की डैश है, रोशनी चांदनी। द आंसर इज चांदनी। So this is all about your परिचय कविता। I hope children आपको ये कविता का सारांश समझ में आया होगा। और ये जो 2 मार्क्स क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, वो भी आपको समझ में आए होंगे। एंड प्लीज फॉलो 2 मार्क्स क्वेश्चंस and 1 mark questions properly. At least 50% marks you can score, 50-60% marks you can score easily with these 2 marks. And this fill in the blanks, all these things, if you prepare properly, then you will get easily 50 to 60% mark. Grammar 20% mark आप आराम से ले सकते हैं। So here 70% marks you scored. Rest of the 30% संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, या फिर लेटर राइटिंग और आपका जो हुआ long question answers. This will be, if you focus, then you will get a good mark in this subject. This is quite easy. Just thing is that you have to understood the thing, and you can narrate in your own language. Thank you children. Thanks for watching my channel. Thank you so much.